नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नैरेटिव की बात करेंगे जिसे लगातार फैलाया जा रहा है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसी के चलते किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया गया। ये मामला है इंडो यूएस ट्रेड डील का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस पूरे मामले में किसानों के हित के साथ समझौता कर लिया गया है। सरकार बार बार इसके बारे में सफाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। और आपको पता है, हाल ही के दिनों में जो एआई समिट हुई थी उसके दौरान कांग्रेस ने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सियासत का पारा तो गर्म है। बार बार ये कहा जा रहा है कि किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया गया और ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को और देश को बेच दिया गया। लेकिन इन दावों के अंदर कितनी सच्चाई है, इन दावों के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। आज राहुल गांधी ने भोपाल में जवाहर चौक के एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में राहुल गांधी ने फिर वही आरोप दोहराए जो लगातार लगा रहे थे। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उसमें वो अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं या फिर राहुल गांधी एक झूठा नैरेटिव फिर जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी लगातार हार के बाद निराश भी हैं, हताश भी हैं और परेशान भी। वो समय समय पर कई मुद्दों को जीवित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि इन मुद्दों पर सच्चाई का मुलम्मा नहीं चढ़ा होता, इसीलिए ये मुद्दे आगे जाकर दम तोड़ देते हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे। आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया। वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आज हम भावनाओं की बात नहीं करने वाले, आज हम फैक्ट्स की बात करने वाले हैं और फैक्ट्स के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि जो इंडो यूएस ट्रेड डील है वो कितनी असरकारक है जो है इन किसानों के लिए और किसान किस तरीके से इससे लाभ पा सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत सरकार ने जो इंडो यूएस ट्रेड डील की है उससे पहले आरसीईपी यानी एक क्षेत्रीय व्यापार सहयोग संगठन था। सरकार इस आरसीईपी से सिर्फ इसलिए बाहर हो गया क्योंकि इसमें किसानों और हमारे डेयरी पालकों के हितों के साथ जो है कुठाराघात किया जा रहा था। हमारे किसानों और जो पशुपालक हैं उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। भारत जब एक विशिष्ट क्षेत्रीय व्यापार सहयोग संगठन से बाहर हो सकता है तो क्या वो इंडो यूएस ट्रेड डील जैसे मसले पर किसी भी तरह की कोताही या किसी भी तरह की लापरवाही कर सकता है? इस बात की संभावनाएं बेहद कम हैं। सरकार के ऊपर पहला आरोप ये लग रहा है कि उसने ट्रेड डील में भारत को बेच दिया। देखिए, जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता होता है तो इसके कई सारे कारण होते हैं। ये व्यापार समझौता इसलिए किया जाता
है कि अपने देश को अधिक से अधिक फायदा हो सके। ये व्यापार समझौता इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे किसानों और हमारे जो उद्योग धंधों से जुड़े लोग हैं, हमारे जो कल कारखानों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके हितों को और आगे बढ़ाया जा सके। किसी भी ट्रेड डील का मकसद बाजार को बंद करना नहीं, लेकिन अपने देश के लिए बाजार को खोलना होता है। अब आप ये समझिए कि अगर कोई किसान बासमती उगाता है, वो बासमती उगाता है देश के किसी कोने में, और अगर वो बासमती बिना किसी शुल्क के अमेरिका के बाजार में जाकर बिकता है, तो इसका फायदा किसको होने वाला है? इसका फायदा उस किसान को ही होने वाला है। अगर कोई किसान फल उगाता है और उसका ये फल अमेरिका में शिकागो, न्यूयॉर्क या फिर मैनहट्टन की सब्जी की दुकानों पर मिले, तो इसका फायदा किसे होने वाला है? इसका फायदा उस किसान को होने वाला है जो ये फल उगाता है। इसके अलावा अगर ये बात कही जाए कि अगर कोई व्यक्ति मसालों की खेती कर रहा है और मसाले उगा रहा है, तो ऐसे मसालों को अगर अमेरिका का बाजार मिलता है तो इसमें गलत क्या है? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के भारत ने ये ट्रेड डील की है। आपको याद होगा 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण का दौर आया था, उस आर्थिक उदारीकरण के दौर में भी कमोबेश यही बातें की गई थी। यही कहा गया था कि देश को बेचा जा रहा है, यही कहा जा रहा था कि देश के हितों के साथ समझौता किया जा रहा है, यही कहा जा रहा था कि आने वाले समय में जो मल्टीनेशनल कंपनी होंगी वो हम पे रूल करेंगी। लेकिन क्या ऐसे हालात बने? आज 1991 के बाद कई सारे दशक गुजर गए हैं और मैं इतनी बात बड़ी जोर के साथ आपको कह सकता हूं कि मोदी सरकार ने हमेशा से डोमेस्टिक इंटरेस्ट का ख्याल रखा है और घरेलू बाजार ही उनके लिए सब कुछ रहा है। इसीलिए किसानों के फेवर में इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की गई जिसका फायदा भारत के किसानों को मिल रहा है। भारत के किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई और इनसे क्या क्या फायदा हुआ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कहना कि इस ट्रेड डील से भारत को, इस ट्रेड डील के जरिए भारत को बेच दिया गया है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस दिन ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया था, उस दिन पहला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था और सरकार ने यह साफ साफ कहा था कि ये ट्वीट ट्रंप की तरफ से इसलिए आया है क्योंकि अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने लगाया था और इसको वापस लेने का फैसला खुद डोनाल्ड ट्रंप को लेना था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का पहला ट्वीट आया जिसको प्रधानमंत्री ने बाद में धन्यवाद कहते हुए ये लिखा कि आने वाला समय हम दोनों के साझा हितों को आगे ले जाने वाला होगा। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह खड़ी होती है कि विपक्ष इसके मामले में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किसी भी मंत्री से नहीं पूछा, न कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा, न रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा। वो जिस दिन संसद के अंदर कांग्रेस की महिलाओं का प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन के दौरान वो भाग खड़े हुए और भाग खड़े होकर उन्होंने सीधे ट्रंप को फोन लगाया और इस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट कर दिया। बात कहने में तो उचित लगती है, लेकिन राहुल गांधी कहते कहते ये बात भूल गए कि भारत और अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील को लेकर बातचीत पिछले 4 महीने से चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बेहद दुखी या परेशान थे कि भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक मदर्स ऑफ ऑल डील साइन कर ली है। ये डील 27 जनवरी को साइन हुई थी और 27 जनवरी की इस साइन हुई डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील हो जानी चाहिए। इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच इस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट किया गया। इसके हिसाब से अमेरिका जो सामान भेजा जा रहा है उस पर 0% टैरिफ लगेगा, लेकिन अमेरिका से जो सामान भारत आएगा उस पर 18% टैरिफ लगेगा। भारत के लिए यह विन विन सिचुएशन इसलिए है क्योंकि भारत ज्यादा से ज्यादा सामान अमेरिका को निर्यात करता है। हमारे यहाँ पर उनके यहाँ से आयात होने वाला सामान बेहद कम है और जो है उसमें ज्यादातर हेवी मशीनरी और ऐसी चीजें हैं जिसको आम जनता बेहद कम इस्तेमाल करती है। लिहाजा ये डील भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इस बात की घोषणा सरकार कर रही है। सरकार ने यह भी कहा है कि जो ऐसी फसलें हैं जो हमारे यहाँ पर हमारे किसानों का कैश क्रॉप है, उन फसलों पर किसी भी तरह की जो अमेरिका से ये फसलें भारत आ जाएं, इस तरह की ट्रेड डील के अंदर
अंदर किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। कुछ फसलों को जो छूट दी गई है वो छूट पहले भी थी, और कुछ फसलों को जो छूट दी गई है उसके साथ अगर एक सीमा से अधिक उस तरह के सामान का आयात होता है, मान लीजिए एक दाल आ रही है और एक दाल जो है 100 टन आती है, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और 100 टन आने के बाद ये आयात रुक जाएगा, और 100 टन आने के बाद अगर आयात होगा तो उस पर बेहद बड़ा शुल्क लगाया जाएगा, जिससे ये भारत के मार्केट में टिक नहीं पाए। तो भारत ने ऐसे कई सारे चेक्स एंड बैलेंसेस इस सिस्टम के अंदर किए हैं, जिससे अमेरिका की ये पूरी की पूरी ट्रेड डील जो है वो भारत के किसानों, डेयरी उत्पादकों और भारत के जो कल कारखाने और उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। तो आइए अब देख लेते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल और बीजेपी के शासनकाल में किसानों के ऊपर सरकार जो खर्चा कर रही है उसमें कितना अंतर आया है। अगर 2014 के आसपास की बात करें, क्योंकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी, तो जो कृषि का सालाना बजट था वो 21,933 करोड़ रुपए था, मात्र 21,933 करोड़। अब क्या हुआ है, अब ये कृषि बजट बढ़ गया है। पिछले 11 सालों के अंदर अब कृषि बजट बढ़ के 1.25 लाख यानी 1.25 लाख करोड़ का हो गया है। ये अभी तक के कृषि बजट में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, और ये साबित करती है कि सरकार ने कृषक क्षेत्रों के लोगों के लिए, किसानों के लिए अपना पूरा का पूरा जो खजाना है वो खोलकर रख दिया है। ये साबित करता है कि भारत सरकार चाहती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसानों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। कुछ अनूठी योजनाएं भी भारत सरकार ने शुरू की है, एक बार एक करके उनके बारे में भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एमएसपी की बात करते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को उनके उत्पाद के लिए दिया जाता है। आपको याद होगा जब एनडीए की सरकार आई थी उस वक्त जो गेहूं पर एमएसपी था वो 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब गेहूं पर यह एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है, यानी सीधे सीधे 1000 रुपए की बढ़ोतरी, लगभग 1.5 गुना से ज्यादा। ये साबित करता है कि एमएसपी को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और समय समय पर वो जितनी भी अच्छी और बड़ी फसलें हैं जो भारत के यहाँ होती है उसके समर्थन मूल्य को न केवल बढ़ा रही है बल्कि उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। ये किसानों के लिए होने वाली अब तक की सबसे बड़ी मदद थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर। आपको याद होगा कि खेती किसानी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत यूरिया की होती थी, और एक जमाना ऐसा था जब यूरिया की जबरदस्त कालाबाजारी होती थी। इस कालाबाजारी से जो बिचौलिए थे उनको जबरदस्त फायदा होता था और किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। लेकिन अब इस यूरिया की कालाबाजारी को कम किया गया है, और यूरिया की इस कालाबाजारी को कम करते हुए न केवल नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है बल्कि यूरिया के डिस्ट्रीब्यूशन से बिचौलियों की बिल्कुल समाप्ति कर दी गई है। यही नहीं, अब नैनो खाद जो है वो भी लोगों के खेतों तक पहुंच रही है, यानी एक छोटी सी बोतल के जरिए आप पूरे खेत का जो है पूरे खेत को आप उर्वरा कर सकते हैं, यानी खेत की उत्पादन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये भी हमारे वैज्ञानिकों का और सरकार का अब तक का उठाया गया एक सबसे बड़ा कदम है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएम किसान योजना की, तो पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 6000 रुपए गरीब किसानों को दिए जाते हैं, जिससे वो अपने खाद बीज का इंतजाम कर लें। गरीब किसानों को दिया जाने वाला पैसा 3 किश्तों के अंदर जाता है। 3 किश्तों के अंदर भारत सरकार ये पैसा गरीब किसानों को देती है। आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा आबादी गरीब किसानों की है, बड़े किसान बेहद कम हैं। इसीलिए 2000 और 2000 यानी 6000 की ये किश्तें उनके खाद बीज के लिए इस्तेमाल होती है और उनके खेती के जरूरी और दैनिक खर्चों के अंदर काम आती है। ये सरकार की अभी तक की लागू की गई सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, और इस योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। दूसरी सबसे बड़ी योजना है फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना
जो है, अगर आप कोई फसल उगाते हैं और अगर अतिवृष्टि के चलते या ओलावृष्टि के चलते या कम बारिश होने के चलते आपकी फसल खराब होती है, तो उस फसल का जो पूरा का पूरा दाम है वो इंश्योरेंस के जरिए आपको मिल जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक ये देखा गया था कि किसान से इंश्योरेंस तो ले लिया जाता था, इंश्योरेंस का पैसा भी ले लिया जाता था, लेकिन जब वो क्लेम लेकर जाता था तब उसको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब इस सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त किया गया है और किसानों को अपनी खराब हुई फसलों का पूरा दाम मिल रहा है, जिससे किसान खुश हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसान के लिए सब कुछ होती है उसके खेत की मिट्टी। उसके खेत की मिट्टी या तो सोना दे सकती है या उस मिट्टी से किसी भी तरह की उपज नहीं हो सकती। इसको पता लगाया जा सकता है किसानों की सॉइल टेस्टिंग के आधार पर, और सरकार ने अब नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल दोनों पर सॉइल टेस्टिंग शुरू की है। इसमें आप अपनी मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं और मिट्टी के परीक्षण के बाद ये तय कर सकते हैं कि किस तरह की फसलों का उत्पादन आपके खेत में हो सकता है। इससे किसानों को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। अब किसानों को बकायदा सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिससे आने वाले समय में ये पता लगाया जा सके कि सॉइल हेल्थ के आधार पर वहां पर कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती हैं। इससे हमारे जो किसान भाई हैं उनको मिलने वाले इंश्योरेंस में भी फायदा होता है, क्योंकि जो फसल वो उगाना चाहते हैं, जो उनकी सॉइल अलाउ करती है, जो उनकी मिट्टी अलाउ करती है, उसके आधार पर अगर इंश्योरेंस होता है तो उसका बहुत फायदा किसानों को मिलता है। इसके अलावा किसानों के हितों में ऐसी कई सारी योजनाएं लाई जा रही हैं जो आने वाले समय में किसानों को बहुत बड़ा लाभ देंगी और इनफैक्ट ये लाभ अभी भी दे रही हैं। इनमें से ही एक योजना है ई नैम की। ई नैम की योजना है, इससे इलेक्ट्रॉनिक ई मंडियों को किसानों के घर तक पहुंचाया गया है। लगभग 1.7 करोड़ किसान ई नैम से जुड़े हुए हैं और ये 1.7 करोड़ किसान अब किसी मंडी के मोहताज नहीं है। ये सीधे जाकर अपना सामान मंडियों में या ई मंडी के अंदर बेच सकते हैं और कहीं भी उस सामान की, अपनी उपज की पूरी कीमत पा सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इतना फायदा हो रहा है तो फिर किसानों को बेच दिया गया, देश को बेच दिया गया, ऐसी बातें क्यों कही जा रही है। दरअसल एक फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है। आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले 2019-20 और कोरोना कॉल के वक्त 2021 के वक्त आपको याद होगा किस तरीके से किसान आकर दिल्ली के दरवाजे पर बैठ गए थे। इन किसानों का आरोप ये था कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए हैं, ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और इन तीनों कृषि कानून के चलते किसानों को एमएसपी मिलना बंद हो जाएगी और किसानों की जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा हो जाएगा। ये दोनों बातें बेमानी थी, इन दोनों बातों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन सरकार ने बड़े मन से किसानों की इस मांग को मानते हुए कि देश के अंदर किसी भी तरह की अव्यवस्था या एनार्की न पैदा हो, तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। लेकिन मैं आप इतनी बात जानता हूं कि इसका लॉन्ग टर्म नुकसान भी किसानों को ही होने वाला है। चंद मुट्ठी भर किसान थे जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया था और मुट्ठी भर इन किसानों ने इस आंदोलन को खड़ा करके सरकार को एक तरीके से चैलेंज दिया था। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे इस पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपने पूरे इकोसिस्टम से इस किसान आंदोलन को भड़काया था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें किसानों को गलत फीड किया गया, उन्हें बार बार ये गलत बातें कही गई कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, उन्हें बार बार ये गलत बात बताई गई कि उनकी किसान जो एक कोऑपरेटिव खेती करने का प्लान था जिसमें छोटे छोटे किसानों की जमीन को जोड़ दिया जाए, उसको एक बड़ा चंक कर दिया जाए और उसमें सीधे व्यापारियों के साथ एग्रीमेंट से फसलें उगाई जाएं, इस तरह का जो प्लान था उसके बारे में ये कहा गया कि इससे जो किसान की जमीन है वो बड़े उद्योगपतियों को चली जाएगी। देखिए, जब किसी झूठ को फैलाया जाता है तो झूठ के भी पैर निकल आते हैं। लॉन्ग टर्म में वो झूठ जरूर न चल पाए, लेकिन थोड़े समय वो झूठ जरूर चल लेता है। उसी तरह किसान आंदोलन के वक्त ये झूठ चला और किसान आंदोलन के वक्त इसी झूठे नैरेटिव ने एक नए इकोसिस्टम को तैयार किया, जिसके चलते बड़े मन से सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन इंडो यूएस ट्रेड डील कोई ऐसी डील नहीं है जिसको वापस लिया जाए या जिसको ऑल्टर किया जाए। वैसे भी अभी
अंतरिम समझौता है। सरकार और अमेरिका के बीच अभी कुछ दौर की बातचीत और होना बाकी है। और हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद नई परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ठोक बजाकर कह सकता हूं कि ये सरकार किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। ये सरकार डेयरी और पशुपालकों के साथ भी किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। ये छोटे कल कारखानों के साथ भी किसी तरह का समझौता नहीं करेगी, क्योंकि इन्हीं का वोट पाकर इन्हें अपनी सत्ता में फिर से आना है। आपको पता है भारत अभी दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बढ़ने के लिए हमको अपना व्यापार और व्यापारिक संबंध पूरी दुनिया से और बढ़ाने होंगे, जिसमें इंडो यूएस ट्रेड डील बहुत मदद करेगा। इसीलिए मेरा आपसे गुजारिश है कि किसी फेक नैरेटिव के अंदर ना आए, किसी झूठ बात के अंदर ना आए, किसी झूठ बात के अंदर ये मन ना बनाए कि हमारे किसान और डेयरी उत्पादकों के हितों के समझौता किया जाएगा, या जो उपज वो यहाँ पर उगा रहे हैं वो उपज अमेरिका से आएगी और उनका माल पूरा खराब हो जाएगा। ऐसा होने नहीं जा रहा। ना तो सरकार ने इसकी परमिशन दी है और ना ही सरकार ऐसा कुछ करने वाली है। इसीलिए झूठे नैरेटिव में न पड़ें, झूठी बातों के अंदर ना आए, सच को सच की तरह समझें। और आपको पता है सांच को आंच नहीं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।